Hello students, now we are going to discuss about evolution. What does evolution means? Evolution means to unroll or to unfold. This term was coined by Herbert Spencer. Next, the definition of evolution is obviously very important. What is evolution? So you simply tell evolution is phenomena of getting more complex from a simpler form. देखो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होने का फेनोमेना ही क्या है? इवोल्यूशन. इसको हम प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं. कुछ एनिमल ऐसे हैं जैसे इक्थायोसॉरस, आपको याद होगा, वो कॉम्प्लेक्स से क्या हो गया था? सिंपल. रेप्टाइल से फिश लाइक हो गया था और इसलिए यदि कोई कॉम्प्लेक्स से सिंपल होता है तो इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन. बहुत सिंपल. सिंपल से कॉम्प्लेक्स होना क्या है? इवोल्यूशन. दूसरी बात, डार्विन ने इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया है डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन. डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन. It means any small change which increases the fitness of an organism is called as evolution. Any small change which increases the fitness of an organism called as evolution. Right? This fitness must increase the reproductive efficiency of organism. तो डार्विन के अकॉर्डिंग ये डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन क्या है? इवोल्यूशन. तो यहाँ पे दो डेफिनेशन तुम लोग याद कर लो. सिंपल से कॉम्प्लेक्स होना इवोल्यूशन है, दूसरा डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन इवोल्यूशन है. और हार्डी विनबर्ग के अकॉर्डिंग, हार्डी और विनबर्ग ने भी इवोल्यूशन एक्सप्लेन किया और हार्डी विनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन क्या है. तो जैसे आप देखो हमारे पास दो एलील है, कैपिटल एलील के फ्रीक्वेंसी को पी से और स्मॉल टी को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये हमारे पास तीन पॉपुलेशन है, ए बी और सी. अगर देखिए क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 0.7, स्मॉल टी की थी 0.3. सेकंड जनरेशन में क्या होता है, कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी घट जाती है, 0.5 हो जाती है और स्मॉल टी की बढ़ जाती है, 0.5 हो जाती है. ठीक है, तो आप ये बताइए, फर्स्ट से ए से बी की तरफ जब हम गए, फर्स्ट से सेकंड जनरेशन जब गए, तो क्या कैपिटल टी और स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई? और जब भी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है इसको बोलते हैं इवोल्यूशन. लेकिन जरा एक दूसरा केस देखिए, जब बी से सी के, बी के बाद सी, नेक्स्ट जनरेशन जब आता है तो इस एलील की फ्रीक्वेंसी में, चाहे वो कैपिटल टी हो या स्मॉल टी, दोनों के फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता है और इसको हम लोग बोलते हैं कि यहां पे इवोल्यूशन नहीं हुआ. और ये दोनों पॉपुलेशन आपस में क्या है? हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में. और जब भी पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में होता है तुम ध्यान रखो इवोल्यूशन नहीं होता है. और जब चेंज होता है एलील फ्रीक्वेंसी में तो इवोल्यूशन होता है. तो जरा आप याद रखिए, एनी हेरिटेबल चेंज, क्या आपको चेंज दिख रहा है? दिख रहा है. एनी हेरिटेबल चेंज इन अपकमिंग जनरेशन इज नोन एज इवोल्यूशन. तो जो पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है उसमें इवोल्यूशन नहीं होगा और जो हार्डी विनबर्ग से डेविएट करता है, डेविएशन फ्रॉम हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज इवोल्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट तीन बातें. नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन को हम लोग तीन हेडिंग में पढ़ते हैं. जो टॉपिक है इवोल्यूशन, इसको तीन हेडिंग में पढ़ते हैं. पहला आप बोलते हो ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, राइट? ये फर्स्ट पार्ट है इवोल्यूशन टॉपिक का. दूसरा एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन. और तीसरा जो बोलते हो वो है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन. इन तीन, और लास्ट में ह्यूमन इवोल्यूशन आता है. तो देखिए ओरिजिन ऑफ लाइफ, अर्थ पे लाइफ किस प्रकार से अपीयर हुई, इसको टाइम टू टाइम डिफरेंट इंडिविजुअल्स ने अटेम्प्ट किया एक्सप्लेन करने का. इसमें पहली थ्योरी है, देखो यहाँ पे पहली जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. स्पेशल क्रिएशन के अकॉर्डिंग क्या, ये एक रिलीजियस व्यू थी और इसको प्रेजेंट किया था फादर सोरेज. और आप जानते हो इस थ्योरी का कोई भी साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए इसको रिजेक्ट किया गया. दूसरी थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन. स्पॉन्टेनियस जनरेशन के अकॉर्डिंग लाइफ का ओरिजिन डेड और डिकेइंग मैटर से हुआ है और इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? एरिस्टोटल. लेकिन ये थ्योरी भी सही नहीं थी. थर्ड थ्योरी जो आई वो थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. इसके अकॉर्डिंग लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. लाइफ पहले से प्रेजेंट लाइफ से ही अपीयर होती है और इस थ्योरी को प्रूव भी किया दो साइंटिस्ट ने, पहला लुइस पास्चर और दूसरे फ्रांसिस्को रेडाई. पास्चर सॉन नेक एक्सपेरिमेंट, ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट, एंड सेकंड फ्रांसिस्को रेडाई मीट एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने जब ओपन बीकर में मीट लिया तो मैगट्स अपीयर हुए थे, लेकिन जब उसी को ढक दिया तो मैगट्स अपीयर नहीं हुए. तो उन्होंने बोला कि देखो जो मैगट्स अपीयर हो रहे हैं वो हाउस फ्लाई से आए, मतलब लाइफ अपीयर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. तो ये थ्योरी का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है. लेकिन अब जो थ्योरी आई वो थी थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया और ये बहुत सिग्निफिकेंट थ्योरी बनके उभरी. कारण देखिए आज हम लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं लाइफ की ओरिजिन की, हम बोल रहे हैं कि अर्थ पे जो लाइफ बना है उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो आउटर स्पेस से मीटियोराइट की मदद से पहुंचा. ठीक है, और ये बहुत प्रॉमिसिंग थ्योरी है. लेकिन देखो जहां पे इस थ्योरी का मानना है कि रॉ मटेरियल या स्पोर्स के फॉर्म में लाइफ अर्थ तक पहुंचा, वहीं पर ऑपेरिन और हेल्डेन थ्योरी का मानना है कि लाइफ दूसरे प्लैनेट से अर्थ पे नहीं आया या उसके रॉ मटेरियल अर्थ पे दूसरे प्लैनेट से नहीं आए बल्कि अर्थ पे ही बने. और ऑपेरिन और हेल्डेन के अकॉर्डिंग अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन दो स्टेप्स में हुआ. कितने स्टेप्स में? दो स्टेप्स. पहला उन्होंने बोला कीमोजेनी और दूसरा स्टेप बायोजेन. देखो इन्होंने कीमोजेनी में क्या बोला, देखिए इन्होंने कीमोजेनी यानी केमिकल एवोल्यूशन. इन्होंने बोला कि पहले अर्थ पे केमिकल्स ने अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाया. जैसे उन्होंने बोला जब बिग बैंग हुआ 20 बिलियन ईयर्स अगो, जब बिग बैंग हुई तो बिग बैंग के समय अर्थ जो थी वो एटॉमिक गैसेस के फॉर्म में थी, गैसियस फेज में थी और इसमें ज्यादातर एलिमेंट्स एटम्स के फॉर्म में थे, जिसमें से प्रोमिनेंट थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी बहुत सारे, पर ये कुछ प्रोमिनेंट थे. अब ये देखो ये एटम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट हुए, धीरे धीरे हमारी धरती ठंडी हुई, एटम्स इंटरेक्ट हुए और इंटरेक्ट होकर इन्होंने क्या बनाया? मॉलिक्यूल. तो अर्थ पे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स आने शुरू हुए और आप देखिए कार्बन से क्या अपीयर हुआ? मीथेन. फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थ पे जो बना वो था मीथेन. हाइड्रोजन वाटर वेपर, उस समय वाटर टेम्परेचर ज्यादा था तो वाटर वेपर के फॉर्म में था. ठीक है, साथ में ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मिलकर ये वाटर वेपर बनाया. इसके बाद नाइट्रोजन, अमोनिया, मीथेन के कंबशन से भी CO2 और आपको वाटर मिल सकता है. इसके बाद तो कार्बन ने मीथेन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ने वाटर वेपर, नाइट्रोजन ने अमोनिया. तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स बन रहे थे और साथ ही साथ दो हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हाइड्रोजन गैस. तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में देखिए हाइड्रोजन गैस ज्यादा होने के कारण रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था. प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग and it was reducing due to presence of hydrogen gas, right? Then these four compounds react together. primitive atmosphere में हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन ये सभी एक दूसरे से रिएक्ट हुए और इनको रिएक्ट होने के लिए एनर्जी कहां से मिली? लाइटनिंग से. अब देखिए ये रिएक्ट हो रहे थे, रिएक्ट होने के लिए इनको एक मीडियम भी चाहिए. तो जो
वाटर वेपर था, ये कंडेंस हुआ और ये कंडेंस होकर रेन के फॉर्म में, टॉरेंशियल रेन के फॉर्म में नीचे आया। वाटर वेपर टॉरेंशियल रेन के फॉर्म में नीचे आया। तो देखो वाटर ने इनको रिएक्ट होने के लिए मीडियम भी दिया और अब देखिए ये इस वाटर के साथ ये सारे कंपाउंड्स डिसॉल्व होकर कहां पहुंच गए, प्रिमिटिव ओशन, और वहां भी ये लगातार रिएक्ट होते रहे और इनको हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो है ओशन की, उससे भी एनर्जी मिली। और अब देखो ये सभी किसमें बदल गए, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स किसमें चेंज हो गए, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। तो देखिए प्रिमिटिव ओशन वाज रिच इन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिससे आगे चल के लाइफ बनेगा, इसलिए प्रिमिटिव ओशन को हेल्डेन ने नाम दिया प्रीबायोटिक सूप। हेल्डेन ने क्या नाम दिया, प्रीबायोटिक सूप, या इसी को नाम दिया हेल्डेन ने हॉट डाइल्यूट सूप। भाई जैसे आप रेस्टोरेंट के अंदर सूप पीते हो तो रेस्टोरेंट में जो सूप पीते हो उसमें भी तो न्यूट्रिएंट्स है, प्रिमिटिव ओशन में भी न्यूट्रिएंट्स थे, इसलिए नाम दिया गया हॉट डाइल्यूट सूप। और क्योंकि इसी से लाइफ हैपियर हुआ, प्रीबायोटिक सूप भी नाम दिया और ये नाम दिया हेल्डेन ने। तो इस तरीके से आप देखिए केमिकल्स कॉम्प्लेक्स हुए, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से फाइनली क्या बन गया, फाइनली बन गया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल से क्या बना, फाइनली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए, यहां पे कीमोजेनी फिनिश हो गई और अब कीमोजेनी से नेक्स्ट जो फेज स्टार्ट हुआ वो था बायोजेनी। नेक्स्ट फेज बायोजेनी। देखो बायोजेनी में क्या, अभी बायोजेनी के अंदर एक बार जब प्रिमिटिव ओशन के अंदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे शुगर से क्या बन गए, पॉलीसैकेराइड्स, अमीनो एसिड से क्या बन गए, प्रोटीन्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल से क्या बन गए, लिपिड्स। जब वो बन गए तो आप देखिए ये जो न्यूट्रिएंट्स के कोलाइडल एग्रीगेट्स थे, इन कोलाइडल एग्रीगेट्स को मेम्ब्रेन्स ने घेरना शुरू किया, ठीक है। ये बाइमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर ने इनको घेर लिया और ये जो एग्रीगेट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स सराउंडेड बाय दिस मेम्ब्रेन, नाउ दीस स्ट्रक्चर्स आर रेफर्ड एज प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स slowly and steadily these protobions acquire nucleic acid। प्रोटोबायोन्ट्स ने क्या एक्वायर किया, न्यूक्लिक एसिड, और जब प्रोटोबायोन्ट्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड आ गए तो इनको हमने नाम दिया प्रोटोसेल या यूबायोन्ट। न्यूक्लिक एसिड आने के साथ ही न्यूक्लिक एसिड यहां भी है, पर यहां पे न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होकर फाइनली डीएनए और आरएनए, पहले आरएनए बाद में डीएनए, यूबायोन्ट्स बना दी। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड आने का एक बहुत बड़ा फायदा क्या मिला कि अब ये मॉलिक्यूल तेजी से म्यूटेट हो सकता था, जिससे बहुत सारे न्यूक वेरिएशन आ सकते थे। और प्रोटोबायोन्ट में वेरिएशन से क्या बने होंगे, कीमोहेटेरोट्रॉफ, कीमोहेटेरोट्रॉप्स या एनारोब्स थे। और प्रिमिटिव ओशन में आने वाला पहला जो सेल था वो कीमोहेटेरोट्रॉप्स था। कीमोहेटेरोट्रॉप से इवॉल्व हुए कीमोऑटोट्रॉप्स, जो केमिकल कंपाउंड को तोड़ के एनर्जी को एक्वायर करते थे। और फाइनली जब इन्होंने लाइट को एक्वायर करना शुरू किया आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ क्लोरोफिल, तो इनको हमने नाम दिया फोटोऑटोट्रॉप। अब आप जरा यहां पे देखिए, जैसे 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये क्या बना रहे हैं, C6H12O6 प्लस 6O2। अब जरा आप यहां पे देखिए, ये जो रिएक्शन है यहां पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, इस ऑक्सीजन ने हमारे प्रेजेंट एटमॉस्फेयर को रिड्यूसिंग से कैसा बना दिया, ऑक्सीडाइजिंग, और साथ ही साथ ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, जिससे अर्थ के ऊपर जो कंडीशंस है वो लाइफ को इवॉल्व होने के लिए और कंड्यूसिव बनी। तो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन is very critical for the formation and evolution of life on earth। तो in this way chemogeny and biogeny tells us about the origin of life on earth। अब देखिए कीमोजेनी को लैब के अंदर प्रूफ किया दो साइंटिस्ट, ऑपरिन और हेल्डेन की इस थ्योरी को प्रूफ किया दो साइंटिस्ट, यूरे और मिलर ने। तो यूरे और मिलर ने इसी को जो कीमोजेनी में बात बोली थी ऑपरिन एंड हेल्डेन ने, उसको लैब में प्रूफ कर दिया। अब ये जो लाइफ प्रिमिटिव ओशन में आई थी वो तो यूनिसेलुलर थी। ये यूनिसेलुलर लाइफ जो है वो कैसे मल्टीसेलुलर हुई, वो यूनिसेलुलर लाइफ कैसे मल्टीसेलुलर हुई, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम स्टडी करते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, राइट। द evidences include various evidence like fossil evidence, which is most prominent form of evidence and most reliable also, homologous and analogous organ, vestigial organ, connecting links, embryological evidence and biogeographic evidence। As you all know that fossils are dead remains of extinct form। जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए उनके remains को हम लोग क्या बोलते हैं, fossils। These are dead remains of extinct form called as fossils। Fossils are mainly found in which type of rock, sedimentary rock, right? Mainly they are found in sedimentary rock। और देखो जब भी तुम फॉसिल को स्टडी करोगे अर्थ क्रस्ट में, बॉटम से टॉप की तरफ, देखिए बॉटम पे हमें जो फॉसिल मिलते हैं वो सिंपल फॉर्म के मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट के बॉटम में सिंपल, लेकिन जैसे ऊपर आओगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। जैसे अगर बात करें हम लोग आर्कियोजोइक एरा में, तो जो फॉसिल मिलता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया, सिंपल फॉर्म। लेकिन जैसे जैसे ऊपर आते हैं डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलते हैं, फिर मैमल्स के, रेप्टाइल्स के, ये सभी फॉसिल्स हमें मिलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फॉसिल है ट्राइलोबाइट्स के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल एविडेंस है। तो फॉसिल्स आर डेड रिमेन्स ऑफ, तो ये सबसे रिलायबल फॉर्म है हमारे पास एविडेंस के। दूसरे आते हैं होमोलोगस एंड एनालोगस। देखिए ऑर्गन्स हैविंग सिमिलर ऑरिजिन एंड फंक्शन आर रेफर्ड एज होमोलोगस ऑर्गन। इन सभी की ऑरिजिन तो सिमिलर है। जैसे आप देखिए मैं बात करूं फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स, तो मैमेलियन फोर लिम्ब की बात करो तो आप यहां पे देख पा रहे हो, जैसे ह्यूमन हो, कैट हो, वेल हो, बैट हो, किसी को भी ले लो, सभी में आप जरा देखिए तो फोर लिम्ब में ये कौन सी बोन, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस, सभी में वही बोन। पर आप देखिए ह्यूमन अपने फोर लिम्ब को यूज करता है फॉर द पर्पस ऑफ ग्रास्पिंग, कैट रनिंग, वेल स्विमिंग, बैट फ्लाइंग। तो आप देखिए स्ट्रक्चर तो एक ही है, पर क्योंकि इनका नीड डिफरेंट इसलिए इनका फंक्शन भी डिफरेंट। तो सिमिलर स्ट्रक्चर व्हेन इवॉल्व इन डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक इन ह्यूमन ग्रास्पिंग, कैट रनिंग, वेल स्विमिंग, देन ह्यूमन, बैट, कैट और टाइगर इसे एंड वेल, एक ही फोर लिम्ब अलग अलग स्ट्रक्चर में इवॉल्व हुआ, इसको होमोलोगस। अब देखिए ये कैसे आपको अपीयर हो रहे हैं, ये क्या एक ही पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में इवॉल्व हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आल्सो रिप्रेजेंट एडाप्टिव डाइवर्जेंस और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन।
ओके, ऐसा ही एक बहुत अच्छा एग्जांपल है थ्रॉन्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। ये देखिए, ये टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा और ये थ्रॉन्स ऑफ बोगनवेलिया। तो आप देखिए दोनों ही क्या है, एक्सिलरी वर्ड है। बोगनवेलिया के थ्रॉन और कुकुरबिटा के टेंड्रिल दोनों ही एक्सिलरी वर्ड है, पर दोनों का फंक्शन डिफरेंट। ये यहाँ पे थ्रॉन फॉर्म कर रहा है और ये टेंड्रिल जो क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा। इसके बाद दूसरा है एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन बिल्कुल उसका उल्टा, यहाँ पे ऑरिजिन तो डिफरेंट है पर फंक्शन एक जैसा। यहाँ एग्जांपल आप देख ही रहे, ये तीनों में आप देखिए इनके जो चाहे यहाँ पे हम फिन बोले, यहाँ पे विंग्स बोले और यहाँ पे फ्लिपर बोले, तीनों का काम वाटर में स्विम करने में है। पर आप जरा देखिए ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है या डिफरेंट? स्ट्रक्चरली डिफरेंट पर फंक्शन सिमिलर, दैट्स व्हाई दे रिप्रेजेंट एनालॉगस ऑर्गन। ऑर्गन्स हैविंग डिफरेंट ओरिजिन बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, एनालॉगस ऑर्गन। देखो एनालॉगस के कुछ एग्जांपल हैं, तुम लोग उसको याद करना चाहो तो एक एक्रोनिम है, इससे याद कर सकते हो। जैसे एल स्टैंड्स फॉर लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड गिल्स ऑफ प्रॉन, गिल्स ऑफ प्रॉन। वैसे आप बोल सकते हो आइज ऑफ ऑक्टोपस, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओके, इसी प्रकार से आप बोल सकते हो एस स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या रूट है और पोटैटो क्या स्टेम है, स्वीट पोटैटो और पोटैटो। तो आप देखिए एक रूट दूसरा स्टेम, पर दोनों का फंक्शन सेम। और उसके बाद एस, एस स्टैंड्स फॉर स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन एंड स्टिंग ऑफ हनी बी। देखो दोनों वेनम को इंजेक्ट करते हैं, पर स्कॉर्पियन का विंग लास्ट कॉर्डल सेगमेंट है और यहाँ पे हनी बी क्या है, ओविपोजिटर, एक लाइन एपरेटस मॉडिफाई हुआ है। दोनों का काम तो एक जैसा पर दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर से अराइज हुए। एनालॉगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, वेरी इजी, फंक्शनलेस ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। और इसको याद रख सकते हो, इसके एग्जांपल तुम एन मास्ट से, ए का मतलब बोल दो अपेंडिक्स, एन निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, थर्ड आईलिड, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन थर्ड आईलिड को बोल रहे हैं, थर्ड मोलर, और क्या नाम देते हो, विजडम टूथ, ऑरिकुलर मसल। देखो पिन्ना वेस्टिजियल नहीं है, पिन्ना और नेल्स वेस्टिजियल नहीं है, राइट, पर पिन्ना को मूव करने वाली ऑरिकुलर मसल्स क्या है, दे आर वेस्टिजियल, ऑरिकुलर मसल। सिमिलरली एब्डोमेन के सेगमेंटल मसल्स, सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन। और फाइनली टेल बोन या कॉकिक्स, ये देख पा रहे हो टेल बोन, इसका हम लोगों में कोई भी। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखे ह्यूमन। इसके बाद देखो एटाविज्म, जानते हो सडन रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर कॉल्ड एज एटाविज्म। जैसे अपीयरेंस ऑफ शॉर्ट टेल इन न्यूबॉर्न, एटाविज्म। डेवलप्ड कैनाइंस, तो आप देखिए मंकीज और एप्स हमारे एंसेस्टर थे, तो मंकीज और एप्स के कैरेक्टर रीअपियर हो जाना, एटाविज्म। डेवलप्ड बॉडी हेयर्स, डेवलप्ड और डेंस बॉडी है, तो ये सारे कैरेक्टर जो एंसेस्टर में थे उनका दोबारा आना एटाविज्म। देखो विंग्स का आना एटाविज्म नहीं बोलोगे, विंग्स का आना एटाविज्म नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि विंग्स हमारे किसी भी एंसेस्टर में नहीं था। इसके बाद एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। अकॉर्डिंग टू दिस एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल रिपीट्स इट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जैसे मान लो फ्रॉग को लो, फ्रॉग का जो लार्वा है टैडपोल, आपको पता है ना फ्रॉग कैसा है, एम्फीबियस है, पर इसका लार्वा कैसा होता है, एक्वेटिक। और इसके ज्यादातर कैरेक्टर किससे रिप्रेजेंट होते हैं, फिश के तरह। इसमें आप यहाँ पे देख रहे हो फिन है, इसमें टेल है, फ्रॉग में ना तो फिन होता है और ना ही टेल होता है। तो फिर इसके लार्वा में ये कैरेक्टर क्यों है, लार्वा मींस एम्ब्रियो ऑफ फ्रॉग में ये कैरेक्टर क्यों है? तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि एम्ब्रियो जब भी ग्रो होता है वो अपने एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जिससे वो इवॉल्व हुआ है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे टैडपोल और एडल्ट फ्रॉग को कंपेयर करो, टैडपोल में टेल है, एडल्ट में टेल नहीं है, एक्वेटिक हैबिटेट है, एम्फीबियस है, इधर गिल्स है, इधर लंग्स और स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन है, इधर फिन्स है, इधर फिन्स नहीं है, ये अमोनोटेलिक है, ये यूरियोटेलिक। तो ये कैरेक्टर उसी प्रकार से हम लोगों का जो 4 चैम्बर्ड हार्ट डेवलप होता है, तो 2 चैम्बर्ड और 3 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड किसमें, फिश में, और 3 चैम्बर्ड किसमें, रेप्टाइल्स और तो हमारा हार्ट इन स्टेजेस से पास करता है। क्यों? क्योंकि हम कभी ना कभी इस स्टेज में थे और इसलिए वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इन स्टेजेस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और उसके बाद बायोजियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कॉल्ड एज बायोजियोग्राफी। तुम देखो जैसे आज जो मार्सुपियल्स है केवल और केवल कहां मिल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों मार्सुपियल्स मिलते हैं, पूरी दुनिया में क्यों नहीं मिलते? तो इसका भी आंसर क्या है, इवोल्यूशन। देखो क्या हुआ, पहले जो मार्सुपियल्स थे पूरी दुनिया में मिलते थे, पूरी दुनिया में। और शुरू में हमारी अर्थ जो थी एक लार्ज लैंड मास थी जिसको बोलते थे पैंजिया। जब पैंजिया थी तो पूरे अर्थ पे क्या पाए जाते थे, मार्सुपियल्स, राइट। लेकिन क्या हुआ, पैंजिया से ऑस्ट्रेलिया टूट के अलग हो गया, पैंजिया से ऑस्ट्रेलिया टूटा और ये ऑस्ट्रेलिया टूट के अलग हो गया। अब देखो जब ऑस्ट्रेलिया टूट के अलग हुआ तो भी यहाँ पे किसका डोमिनेंस था, मार्सुपियल। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, यहां देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, तो मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया चले गया और इधर भी है। लेकिन देखो ऑस्ट्रेलिया के अलग होने के बाद क्या हुआ, मेनलैंड के ऊपर क्या इवॉल्व हुए, मेनलैंड के ऊपर इवॉल्व हुए यूथेरियंस, राइट। और ये यूथेरियन ज्यादा एग्रेसिव थे तो इन्होंने किसको मारना शुरू कर दिया, इन्होंने मार्सुपियल को मारना शुरू किया। और धीरे धीरे क्योंकि एग्रेसिव थे, कार्निवोर थे नेचर, तो इन्होंने यहां से मार्सुपियल्स का पूरी तरह से सफाया कर दिया। और अब देखिए मेनलैंड पे अब किसका डोमिनेंस है, यूथेरियन। तो मेनलैंड पे क्या हुआ, मेनलैंड के ऊपर जो पॉपुलेशन था मार्सुपियल्स का नाउ रिप्लेस्ड बाय यूथेरियन। व्हेन वन टाइप ऑफ एलील इज रिप्लेस्ड बाय अनदर टाइप, दिस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। इसलिए मेनलैंड पे क्या हुआ, इवोल्यूशन। और ये मार्सुपियल जो कंपीट नहीं कर पाए वो ऑस्ट्रेलिया में आज इसलिए बचे हैं क्योंकि वहां पे कोई भी इनके प्रेडेटर यूथेरियंस नहीं है। वहां भी यूथेरियंस आए पर वो इनके ऊपर प्रेडेशन नहीं कर रहे, और ये यूथेरियन वहां नहीं पहुंच पाए क्योंकि बीच में देखो जब टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हुआ तो बीच में ओशंस आ गए जिन्होंने इनको आइसोलेट कर दिया। तो इसलिए आज आपको केवल जो मार्सुपियल्स कैंगरू ये ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा और कहीं दिखाई नहीं देगा, राइट। तो ये एविडेंस है हमारे पास कि इवोल्यूशन हुआ है, ओके। तो इनको ध्यान रखो कि इवोल्यूशन अर्थ पे हुआ है। नाउ वी आर डन विद एविडेंसेस। तो हम लोगों ने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया में
ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स आज भी प्रिजर्व है, पर एंटायर वर्ल्ड से ये डिसअपियर हो गए एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। और इसके लिए भी क्या रिस्पॉन्सिबल है? इवोल्यूशन। व्हेन वन टाइप ऑफ एलील इज रिप्लेस्ड बाय अनदर टाइप, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज में कैसे बदलती है, आखिर मार्सुपियल की जगह यूथेरियंस कैसे आ गए, राइट? तो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं चार थ्योरी की मदद से। फर्स्ट इज लेमार्किज्म, सेकंड इज डार्विनिज्म, थर्ड इज म्यूटेशन थ्योरी एंड फोर्थ इज नियो डार्विनिज्म। वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले लेमार्किज्म। देखो लेमार्क ने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया कि एक स्पीसी दूसरे में क्यों ट्रांसफॉर्म होती है, और लेमार्क के अकॉर्डिंग स्पीसी का जो फॉर्मेशन है वो 4 स्टेप में होता है। बहुत सिंपल इन्होंने बोला, और इसको तुम याद रख सकते हो ICUI से, ठीक है? इसको याद रखो ICUI। देखो आई जब भी मैं बोल रहा हूँ, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल वाइटल फोर्स, राइट? इंटरनल वाइटल फोर्स की टेंडेंसी होती है कि ऑर्गेनिज्म को कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे आप यूं याद कीजिए कि आप चाहते हो कि आप हमेशा छोटे बच्चे बन के रहो, तो भी क्या आप छोटे रह पाओगे या ग्रो करोगे? ग्रो करोगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी इंटरनल टेंडेंसी है कि हम टाइम के साथ कॉम्प्लेक्स होंगे। ग्रोथ ये एक इंटरनल टेंडेंसी है। सेकंड, चेंज इन एनवायरमेंट एंड न्यू नीड। देखो इन्होंने एक बहुत खूबसूरत एक्सपेरिमेंट वो एग्जांपल लिया जिराफ का। इन्होंने बोला कि देखो जिराफ शुरू में छोटी गर्दन वाले थे, लेकिन क्या हुआ, जब फूड की कमी हुई तो अर्थ से, ग्राउंड से सारे ग्रास डिसअपियर हो गए, और अब जो फूड था वो केवल पेड़ों के ऊपर था, पत्तियों में था। तो जिराफ को यदि सर्वाइव करना था, उसके सामने एक नया चैलेंज था, न्यू नीड था, और अगर उसे सर्वाइव करना था इस न्यू एनवायरमेंट में, इस चेंज्ड एनवायरमेंट में, तो उसको फूड तक पहुंचना होगा। अब देखो जब एक न्यू नीड सामने आती है तो ऑर्गेनिज्म अपने कुछ ऑर्गन्स का यूज ज्यादा करता है। जैसे जिराफ ने अपनी गर्दन को खींचा, पैरों को खींचा, ताकि वो फूड तक पहुंचे। तो जिन ऑर्गन्स का वो ज्यादा यूज करता है दैट बिकम्स मोर पावरफुल, उसको बोला यूज। और जिनका यूज नहीं करता है वो ऑर्गन रिग्रेस हो जाती है और वेस्टिजियल में बदल जाती है, जिसको हम बोल रहे हैं डिसयूज। यूज एंड डिसयूज। अब ये जो चेंजेस आई, बताइए जिराफ की गर्दन कैसी सेल, सोमैटिक सेल या जर्म सेल? सोमैटिक सेल। यहां पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करी लेमार्क ने। इन्होंने बोला कि ये जो भी सोमैटिक चेंजेस है ये नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होगा, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। और धीरे धीरे हर एक जनरेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज एक्यूमुलेट होने से फाइनली एक न्यू स्पीसीज बन जाएगी। तो आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल वाइटल फोर्स, सी फॉर चेंज इन एनवायरमेंट, यू फॉर यूज एंड डिसयूज, एंड आई फॉर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब यहां पे इन्होंने क्या बोल दिया, इनहेरिटेंस किसकी मदद से होगा? सोमैटोप्लाज्म। लेकिन आप देखो एक दूसरे साइंटिस्ट विजमैन ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमारी बॉडी में 2 प्रकार के सेल्स हैं, वन विथ सोमैटोप्लाज्म एंड अनदर विथ जर्मप्लाज्म। विजमैन ने बोला कि बॉडी में, विजमैन के अकॉर्डिंग बॉडी में 2 प्रकार के सेल्स, सोमैटोप्लाज्म एंड जर्मप्लाज्म। दीज आर अफेक्टेड बाय एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। देखो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स किसको बोलते हो? जो आप लाइफ टाइम में एक्वायर, जैसे ये पढ़ाई कर रहे हो तो ये आपके न्यूरॉन्स में चेंज ला रहा है, दिस इज एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्सरसाइज करते हो मसल्स डेवलप हो जाती है, ये कैसा कैरेक्टर? एक्वायर्ड कैरेक्टर, राइट? तो एक्सरसाइज से मसल, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर, दीज आर अफेक्टेड बाय एक्वायर्ड कैरेक्टर, राइट? और दूसरा, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, राइट? दूसरा इन्होंने बोला कि दूसरे सेल होते हैं जर्मप्लाज्म, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है? ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स अफेक्ट नहीं होते हैं, बट दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, ऐसा बोला, ठीक है? और इन्होंने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया माइस के ऊपर, आप लोग जानते हो। विजमैन, इन्होंने माइस लिया और 22 जनरेशन तक इसके पूंछ को काटते रहे। अब ये बताओ पूंछ कैसे सेल्स है, सोमैटिक सेल या जर्म सेल? सोमैटिक सेल। तो अगर हमने सोमैटिक सेल को अफेक्ट किया तो ये नेक्स्ट जनरेशन में जानी चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू लेमार्क। पर आप बताइए पूंछ को हटाने के बाद भी क्या नेक्स्ट जनरेशन में पूंछ एब्सेंट था या नॉर्मल था? नॉर्मल था। क्यों? क्योंकि सोमैटिक सेल में होने वाले असर नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होते। तो यहां पे ये जो ऑफस्प्रिंग मिला, ऑफस्प्रिंग विद नॉर्मल टेल, ठीक है? और इसी तरीके से दूसरा, बोरिंग ऑफ पिन और नॉस्ट्रिल्स, ये भी हेरिटेबल ट्रेट नहीं है। इंडियन वुमेन्स कई जनरेशन से नाक और कान को बोर करते आ रहे हैं, पर बच्चे अभी भी नॉर्मल होते हैं। ऐसे वेयरिंग ऑफ आयरन शूज बाय चाइनीज वुमेन आल्सो नॉट हेरिटेबल। दूसरी थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग, डार्विन। और डार्विन आप जान रहे हैं एक बहुत ही प्रोमिनेंट नेम इवोल्यूशन में। देखिए डार्विन जब HMS बिगल शिप से वॉयज पे थे गैलापागोस आइलैंड पे, जहां उन्होंने फेमस डार्विन फिंचेस को डिस्कवर किया, तो ये एक बुक थी माल्थस की, उसको स्टडी कर रहे थे, जिसमें माल्थस ने लिखा था कि फूड का ग्रोथ होता है अरिथमेटिक, यानी 2, 4, 6, 8, लेकिन पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक बोलने का मतलब 2, 4, 8, 16। फूड का ग्रोथ अरिथमेटिक, पर पॉपुलेशन का ग्रोथ जियोमेट्रिक। तो आप देखिए कुछ समय तक तो फूड और पॉपुलेशन बराबर है, पर कुछ समय के बाद क्या हुआ, पॉपुलेशन फूड से ज्यादा हो गया। और पॉपुलेशन यदि फूड से ज्यादा हो गया, क्यों ज्यादा होगा? कि हर एक ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी है टू प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग, ज्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा किया, जितना फूड है उससे ज्यादा। और जब ज्यादा ऑफस्प्रिंग हुए तो ऑब्वियस सी बात है फूड कम पड़ गई, डेफिशिएंसी ऑफ फूड एंड स्पेस, और इसके कारण ऑर्गेनिजम्स के बीच क्या स्टार्ट हुआ? कंपटीशन। 2 प्रकार का कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक विद इन द सेम स्पीसीज, जो ज्यादा सीवियर होता है, जैसे 2 ह्यूमन के बीच की लड़ाई ज्यादा सीवियर होगी बजाय ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ। तो इंट्रा स्पेसिफिक मोर सीवियर, इंटर स्पेसिफिक लेस सीवियर, राइट? वेरिएशन। अब देखो कंपटीशन को यदि रिड्यूस करना है तो क्या डेवलप करो? वेरिएशन। कंपटीशन को रिड्यूस करने है तो क्या डेवलप करो? वेरिएशन। या कंपटीशन को जीतना भी है तो क्या डेवलप करना पड़ेगा? वेरिएशन। और वेरिएशन जो होते हैं दीज आर ड्राइविंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ड्राइविंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन। अभी जैसे आप देख पा रहे हो, अगर मान लो हम लोग सभी लोग जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, सभी लोग जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, अभी आप कोरोना वायरस में देख रहे हो हर्ड इम्यूनिटी एक बात हो रही है, तो अगर हम लोग सभी जेनेटिकली सिमिलर होते हैं और वायरस को टॉलरेट नहीं कर पाते तो पूरा ह्यूमन पॉपुलेशन ही डिसअपियर हो जाता अर्थ से। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी इसीलिए आ रही है क्योंकि हम सभी जेनेटिकली क्या है? डिफरेंट। कोई उसको टॉलरेट करेगा और उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी में क्या डेवलप करेगा? एंटीबॉडी। तो आप देखो वेरिएशन के कारण क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म का चांस ऑफ सर्वाइवल क्या हुआ? बढ़ा ना। यूजफुल वेरिएंट्स को नेचर क्या करेगी? सेलेक्ट करेगी, और जो यूजफुल नहीं है, जो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, उसको नेचर एलिमिनेट कर देगी। तो नेचुरल सिलेक्शन, जो फिट है, जो यूजफुल वेरिएंट है, नेचर उसको सेलेक्ट करती है। देखो जब भी हम फिटनेस की बात करते हैं, फिटनेस मींस रिप्रोडक्टिव फिटनेस।
रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस मींस व्हाट? एनी कैरेक्टर दैट लीड टू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। ऐसा कोई भी छोटा सा चेंज जिससे ज्यादा ऑफस्प्रिंग सर्वाइव करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अब देखिए, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा और अपने जीन्स नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाएगा। जो सर्वाइव करेगा वही अपने जीन्स नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाएगा। इसको उन्होंने बोला इनहेरिटेंस। और धीरे धीरे वेरिएशन एक्यूमुलेट होकर क्या फॉर्म होंगी? न्यू स्पीसीज। तो देखिए, डार्विन की थ्योरी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे वेरिएशन आर इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। कहने का मतलब ऐसा नहीं है जिस समय जरूरत होती वेरिएशन उस समय नहीं बनते, बल्कि वेरिएंट्स पॉपुलेशन में पहले से होते हैं। अगर आपको याद आ रहा है लैडरबर्ग रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट, वहां पे हम लोग देखते हैं कि जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो पॉपुलेशन में पेनिसिलिन डालने से पहले से होते हैं। तो इसका मतलब है कि वेरिएशंस पॉपुलेशन में पहले से ही होते हैं और नेचर बस यूजफुल वेरिएंट को सिलेक्ट करती है। दूसरा, नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट आर टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनिज्म, राइट? फिटनेस मींस एबिलिटी टू सर्वाइव एंड प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग, एंड रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज अल्टीमेट फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म। देखिए, डार्विन की एक बड़ी क्रिटिसिज्म है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, वो हम लोग यहां पे देख रहे हैं। ये क्रिटिसिज्म है डार्विन की। देखिए, डार्विन एक फिट ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? लंबी गर्दन वाले जिराफ कैसे आए? डार्विन ये नहीं बता पाया कि लंबी गर्दन वाले जिराफ कैसे बने, क्योंकि उनको जेनेटिक्स आइडिया नहीं था। दूसरी, वेरिएशन कहां से आते हैं? एक ही बात है, वेरिएशन आप जान रहे हो आज के समय डीएनए के कारण आते हैं, पर उस समय डीएनए जेनेटिक मटेरियल कोई जानता नहीं था, इसलिए ऑब्वियसली डार्विन इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखो, डार्विन की थ्योरी जो है ना, वो क्या बोलती है? नेचुरल सिलेक्शन, मतलब जो फिट ऑर्गेनिज्म है वही सर्वाइव करेगा और केवल यूजफुल कैरेक्टर्स ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। पर आप ये बताइए, 12 सिंगे के जो सिंग है, एंटलर्स ऑफ स्टैग, क्या उस एंटलर से स्टैग को बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। लड़ाई में टूट जाता है या भागते समय कई बार झाड़ियों में फंस जाता है और उसको प्रेडेटर आसानी से मार के खा जाता है। तो इस ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन एंटलर ऑफ स्टैग से स्टैग को फायदा है या नुकसान है? नुकसान है। अगर नुकसान है तो ये कैरेक्टर उसमें क्यों है? डार्विन के थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये डिसअपीयर होना चाहिए था और नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं, पर फिर भी है। ठीक है, इसको सेक्सुअल सिलेक्शन के थ्रू अभी एक्सप्लेन हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद डार्विन फेल टू टेल अस अबाउट डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। देखो, डार्विन ने नोटिस कर लिया था कि सडनली किसी बच्चे में एक छोटा पूंछ आ जाता है, राइट? इसको उन्होंने नाम दिया था स्पोर्ट्स। डार्विन ने इसको नोटिस तो किया था, पर फिर से वही बात, जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं होने के कारण डार्विन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, राइट? डार्विन फेल्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। और देखो, डार्विन से जब लोगों ने पूछा कि नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर कैसे इनहेरिट होते हैं, डार्विन इसको नहीं बता पाए, राइट? तो उन्होंने एक प्रोविजनरी थ्योरी ऐसे प्रेजेंट कर दी कि देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इंडिविजुअल है और उसमें एक वेरिएशन आता है, तो ये वेरिएशन ऑर्गन के अंदर एक स्पोर या पैंजीन बनाता है और यही पैंजीन कैरेक्टर को इनहेरिट करता है, राइट? इसका मतलब देखिए, इनहेरिटेंस किसकी मदद से हो रहा है? स्पोर और पैंजीन। और पैंजीन कहां पे बन रहे हैं? जहां भी चेंज आ रहा है, तो चेंज तो सोमैटिक सेल में भी आ रहा है, तो इसका मतलब सोमैटिक सेल भी इनहेरिटेंस कर सकता है ना। तो ये जो थ्योरी थी वो कुछ लेमार्किज्म से मिलती जुलती थी और इसलिए थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस एक था पैनस्पर्मिया, वो नहीं, ये अलग चीज है। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस वाज बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन। ये आपको चार बातें याद रखनी है, राइट? अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट है म्यूटेशन थ्योरी। अब डार्विन की जो कमियां थी, सोर्स ऑफ वेरिएशन नहीं बता पाए थे, उसको एक्सप्लेन किया म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी बहुत शानदार थ्योरी, क्योंकि इसने सोर्स ऑफ वेरिएशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। देखो, इन्होंने क्या बोला कि म्यूटेशन इज सडन एंड एब्रप्ट चेंज इन जेनेटिक सीक्वेंस। बहुत बढ़िया। इट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन, राइट? इट इज अ डिसकंटिन्यूअस, मतलब ये हर एक जनरेशन में नहीं होगा, कभी तो आपको दिखेगा और फिर बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो आप देखो, इसको आप ये DU ऐसे याद कर सकते हो और यहां भी DUS। तो म्यूटेशन में आप जो है ना, ये एक्रोनिम याद रखो, 10-10। D फॉर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, U फॉर इट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन, S इट इज सडन और एब्रप्ट चेंज। म्यूटेशन इज डायरेक्शनलेस प्रोसेस, इट इज यूजफुल, हार्मफुल एंड हार्मलेस। फाइनली इट इज सॉल्टेशन। म्यूटेशन अ सिंगल लार्ज म्यूटेशन, एक ऐसा म्यूटेशन जो एक नई स्पीसी को बना दे। जैसे आप याद करो, क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में भी म्यूटेशन होता है, सिकल सेल एनीमिया में भी, लेकिन क्या उसमें एक नई स्पीसी बनती है? जी नहीं। अगर म्यूटेशन से नई स्पीसी बन जाए, उस प्रकार के म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन, राइट? तो देखो, डार्विन की जो कमियां थी कि सोर्स ऑफ वेरिएशन वो नहीं बता पाए थे, उसको म्यूटेशन थ्योरी ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। और अब देखिए, डार्विन की थ्योरी प्लस म्यूटेशन थ्योरी को साथ में कंबाइन करके एक नई थ्योरी प्रेजेंट करी गई, जिसका नाम है नियो डार्विनिज्म। और नियो डार्विनिज्म, देखो, डार्विन की ये सारी बातें मान ली। इन्होंने बोला कि स्पीसीज में ओवर रिप्रोडक्शन दिखता है, नेचर में हमें फूड और स्पेस की कमी दिखती है, नेचर में ऑर्गेनिजम्स के बीच कंपटीशन भी दिखता है और वेरिएशन भी दिखाई देता है, और यूजफुल वेरिएंट्स को नेचर सेलेक्ट करती है। मतलब नेचुरल सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इन द प्रोसेस ऑफ स्पीसीज। पर देखिए, जहां पे डार्विन ने बोला था इनहेरिटेंस इज नेसेसरी, इन्होंने बोला न्यू स्पीसी फॉर्मेशन के लिए इनहेरिटेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। डार्विनिज्म की थ्योरी से देखो, डार्विन की थ्योरी की मैं बात करूं, यहां देखो जरा, डार्विन की थ्योरी ये रही। डार्विन ने अपनी थ्योरी में इनहेरिटेंस की बात करी ना, लेकिन नियो डार्विनिज्म देखिए जरा, नियो डार्विनिज्म रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की बात करता है, राइट? ये इनहेरिटेंस की बात नहीं करते। आइसोलेशन मींस व्हेन टू स्पीसीज फेल टू एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और जितना स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन होगा उतना ही फास्ट क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीशिएशन, राइट? तो इस तरीके से स्पीसीज। अब देखो, यहाँ पे हम लोग बोल रहे वेरिएशन, डार्विन तो बता नहीं पाए थे सोर्स ऑफ वेरिएशन। सोर्स ऑफ वेरिएशन को एक्सप्लेन किया था म्यूटेशन थ्योरी ने, और बाद में और कंपाइल किया उसको किसने? नियो डार्विनिज्म ने। तो अकॉर्डिंग टू नियो डार्विनिज्म देयर आर 5 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। देखिए, हम लोग इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। डार्विन की थ्योरी में जो नई बातें जोड़ी गई, दैट इज सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स टाइप आल्सो, ठीक है? इसके बाद रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और स्पीशीज। तो ये कुछ नई बातें जोड़ी गई, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। तो देखो, वेरिएशन कहां से आती है? तो साइंटिस्ट ने बोला वेरिएशन 5 कारणों से आती है: म्यूटेशन, माइग्रेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सिलेक्शन और
जेनेटिक ड्रिफ्ट, राइट? व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? इट इज लॉस ऑफ सर्टेन एलील्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन मियरली बाय चांस। चांस बोलना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, एलील का लॉस जो है, वो तब और फास्ट हो जाता है जब पॉपुलेशन साइज छोटा हो। ध्यान रखना, जेनेटिक ड्रिफ्ट पॉपुलेशन छोटा होने से बढ़ जाता है। तो दिस इज व्हाट लॉस ऑफ एलील बाय चांस, लॉस ऑफ एलील बाय चांस। तो आप जरा देखो, पॉपुलेशन हम लोग छोटा करते हैं और देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट इंक्रीज होता है। जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ये एक लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह चले गए। जैसे ये मान लीजिए 100 लोगों का पॉपुलेशन था, इसमें से 20 लोग माइग्रेट करके एक आइलैंड पे गए और वहाँ पे एक पॉपुलेशन एस्टैब्लिश। जो लोग माइग्रेट किए, राइट, माइग्रेट कर गए, माइग्रेट किए, माइग्रेट करने के बाद बताओ इनका साइज अभी बड़ा है या छोटा हो गया? छोटा हो गया। अब ये 20 लोग जो चले गए यहाँ पे, तो इनका साइज छोटा हो गया। पहले ये 100 के साथ थे, अब केवल 20 बचे। तो जैसे छोटा हुए, अब बताइए इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट का ऑपरेशन फास्ट या स्लो? फास्ट। तो जब जेनेटिक ड्रिफ्ट का ऑपरेशन फास्ट हो गया एक पॉपुलेशन में, जो अपने आप को मेन पॉपुलेशन से अलग कर लिया, ये जो अलग हो गए हैं लोग, इनको बोलते हो आप फाउंडर्स। तो फाउंडर्स में जेनेटिक ड्रिफ्ट का ऑपरेशन फास्ट हो गया और इसी को हम बोलते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। क्या बोलोगे? फाउंडर्स इफेक्ट। लेकिन देखो, इनके अलग होने की, इनकी गलती की सजा इनको भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां भी तो इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज पहले की कंपैरिजन में रिड्यूस हुआ है, पर ये माइग्रेट नहीं हुए, ये श्रिंक हुए, ये श्रिंक हुए। तो जब पॉपुलेशन श्रिंक होता है, माइग्रेट नहीं, श्रिंक हुआ, और श्रिंक होने के कारण देखो अभी पहले 100 था नंबर, अभी कितने? 80। तो इनमें ऑपरेट होने वाला जेनेटिक ड्रिफ्ट आप बोलते हो बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का ऑपरेशन बढ़ जाता है या बढ़ जाता है जब पॉपुलेशन साइज छोटी होती है। तो अगर लोग माइग्रेट हुए, माइग्रेट होने वाले लोगों को बोलते हैं फाउंडर्स, और फाउंडर्स में जेनेटिक ड्रिफ्ट का ऑपरेशन फास्ट होगा, फाउंडर्स इफेक्ट। ये आपको दिखता है आइलैंड स्पीसीज में। लेकिन देखो, ये अलग होने से इनका नंबर भी छोटा हो गया, और इनमें आपको क्या दिखेगा? बॉटल नेक इफेक्ट, ठीक है। ये आपको दिखेगा, दिस इज ड्यू टू डिजीज और नेचुरल कैलामिटी। और इसका एग्जाम्पल, ये जो इफेक्ट है, ये आपको देखने को मिलेगा टाइगर पॉपुलेशन। टाइगर पॉपुलेशन, इंडिया में जो टाइगर पॉपुलेशन है, इनका नंबर रिड्यूस हो गया ड्यू टू हंटिंग, वो कहीं माइग्रेट नहीं हुए। तो टाइगर पॉपुलेशन में हमें दिखेगा बॉटल नेक इफेक्ट, और आइलैंड स्पीसीज में फाउंडर्स इफेक्ट। इसके बाद देखो, ये एक बहुत एग्जांपल, बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, नेचुरल सिलेक्शन का। इसमें बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखो, ट्री के ऊपर क्या डिपॉजिट थे? लाइकेंस। और लाइकेंस में ज़्यादा अच्छे से कौन ब्लेंड हो रहे थे? व्हाइट मॉथ, याद आ रहा होगा। और ये है ब्लैक मॉथ। तो देखिए, जिनकी ब्लेंडिंग अच्छी थी उनको प्रेडेटर कम डिटेक्ट करते थे और कम मार पाते थे, लेकिन जो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पा रहे थे उनको प्रेडेटर दूर से देख लेते थे और आसानी से खा रहे थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो पॉल्यूशन के कारण अब देखो, यहाँ पे कोई भी लाइकेंस नहीं है। अब लाइकेंस नहीं होने के कारण क्या हुआ? ट्री का बार्क एक्सपोज हो गया ना, और बार्क का कलर कैसा है? डार्क। और डार्क बैकग्राउंड में ज्यादा अच्छी ब्लेंडिंग किसकी होगी? ब्लैक की या व्हाइट की? ब्लैक की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ब्लैक मॉथ जो है, इसका नंबर बढ़ गया। यहाँ पे ब्लैक मॉथ का नंबर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अभी प्रेडेटर किसको ज्यादा खा रहे थे? व्हाइट मॉथ, ठीक है। यहाँ पे बिफोर IR ब्लैक मॉथ कम थे और ज्यादा क्या थे? व्हाइट मॉथ। IR मींस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और ये आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इस तरीके से आप देखिए, क्या ये जो चेंज आप देख रहे हो, मौत पहले जो कम था अभी ज्यादा, पहले जो ज्यादा था वो अभी कम, चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। और इस चेंज के लिए क्या रिस्पांसिबल है? नेचर या ह्यूमन? ह्यूमन। तो दिस इवोल्यूशन इज ड्रिवन बाय ह्यूमन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ओके, ऐसे और भी एग्जांपल है, DDT रेजिस्टेंट मॉस्किटो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, पर ये एग्जांपल क्लासिकल एग्जांपल ध्यान रखिए। इसके बाद टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग एंड डिस्ट्रप्टिव। अगर नेचर किसी एक एक्सट्रीम को चूज करती है, राइट एक्सट्रीम या लेफ्ट एक्सट्रीम, जैसे या ब्लैक मॉथ को नेचर सेलेक्ट करे या व्हाइट को, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन, राइट। दोनों एक्सट्रीम को जब नेचर सेलेक्ट करती है, बोथ एक्सट्रीम्स, बहुत इंपॉर्टेंट, जब दोनों एक्सट्रीम को, राइट एक्सट्रीम को भी और लेफ्ट को भी, तो डिस्ट्रप्टिव। और जब मीन कैरेक्टर्स को नेचर सेलेक्ट करती है तो इसको बोलते हो स्टेबलाइजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि नेचर एक केवल एक एक्सट्रीम, राइट या लेफ्ट सेलेक्ट किया तो डायरेक्शनल, मीन कैरेक्टर को सेलेक्ट किया तो स्टेबलाइजिंग, दोनों एक्सट्रीम को सेलेक्ट किया तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव, राइट। ग्राफ आपको याद ही है ये, और डिस्ट्रप्टिव में हमें क्या दिखता है? इस प्रकार से दो पिक्स दिखते हैं डिस्ट्रप्टिव में, राइट। तो डायरेक्शनल स्टेबलाइजिंग में पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर, डिस्ट्रप्टिव में फॉर्मेशन ऑफ अ वैली एंड टू पीक। एग्जांपल, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, DDT रेजिस्टेंट मॉस्किटो, वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज, एग्जांपल ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, रिमेंबर, एंड दिस इज डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। एंड फाइनली ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन आप जान रहे हैं, सबसे पहले कॉमन एंसेस्टर था ड्रायोपिथेकस, एप और मैन का। ड्रायोपिथेकस के बाद आए रामापिथेकस, सिवापिथेकस और कीनियापिथेकस, ये से ह्यूमन से पहले वाले। उसके बाद आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, करेक्टिंग लिंक, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ठीक बाद क्या आया? होमो हैबिलिस यानी हैंडीमैन, हैंडीमैन। उसके बाद आए होमो इरेक्टस, ये तीनों होमो इरेक्टस, और ये तीनों है होमो सेपियंस, राइट। इनके बीच आप डिफरेंस देखिए, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंटिफिक नेम, क्रेनियल कैपेसिटी, जॉ, स्पेशल फीचर्स, और ये 1650 याद रखो, 1650। तो इस तरीके से ये है इनके साइंटिफिक नेम, होमो हैबिलिस, जावामैन, होमो इरेक्टस, पेकिनमैन, साइनेंथ्रोपस, हाइडेलबर्ग, होमो इरेक्टस, हाइडेलबर्गेंसिस, सभी में होमो सेपियंस लगाना है, ये तीनों होमो सेपियंस, ठीक है। ये होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ओके। ये देखिए, ये है होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, और ये हैंडीमैन। तो दिस इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन।